नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर और स्वागत है आप सभी का भारत 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। युद्ध का 25वां दिन, तमाम तरीके के अलग अलग दावे। 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं डोनाल्ड ट्रंप और उसके बाद जैसे ही 48 घंटे खत्म होने लगते हैं तो कहते हैं कि 5 दिन का युद्ध विराम। और ये तो डोनाल्ड ट्रंप है जो जब चाहे तब दावे कर देते हैं, लेकिन ईरान ने वो तमाम दावों को खारिज किया। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल नहीं करेगा और वो हमारी डील को मान चुका है। तो ईरान कहता है कि अगर कभी डील होगी तो वो हमारी शर्तों पे होगी। और वो क्या क्या शर्तें होंगी आज वो इस डिटेल्स में हम आपको बताएंगे इस शो में। और सबसे बड़ी बात है कि अब तक क्या हो चुका है, ये युद्ध कहां पर पहुंच चुका है, भारत कितना तैयार है, प्रधानमंत्री ने संसद में क्या कुछ कहा है, इन तमाम बातों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। और आपके जो सवाल मेरे पास आए हैं उनको ज़रूर मैं इस शो में इंक्लूड करने वाली हूं। उसके लिए मैंने एक्सपर्ट्स को यहाँ पर हमारे साथ न्यूज़ रूम में मौजूद हैं। सबसे पहले ग्रुप कैप्टन साहब यूके देबनाथ जी, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। डॉक्टर अजिताभ सर फॉरेन एक्सपर्ट हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर संदीप यादव, प्रोफेसर DU, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले देबनाथ सर ये बताइए कि इन तमाम बातों के बीच पाकिस्तान जो है उसका चर्चा में नाम आ गया है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट ये कह रही है कि पाकिस्तान जो है वो दबाव बनाएगा। मैं फिर कह रही हूँ, पाकिस्तान दबाव बनाएगा अमेरिका के ऊपर और ईरान के ऊपर कि ये युद्ध विराम हो जाए। और वजह सिर्फ इतनी बताई गई है कि शिया जो मुसलमान हैं उनकी कम्युनिटी ईरान के बाद सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान इतना ताकतवर कब हो गया सर जो वो ट्रंप साहब को समझा सके? अदिति, एक कहावत है, तू कौन मैं खाम खां। इनके पास खुद के लिए तो दाने नहीं हैं, दूसरों के लिए ये भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान का क्या होल्ड है? एक बीच में बस ये बात मुझे याद आ गई, वो एक और पिक्चर का नाम याद आ गया, तू झूठी मैं मक्कार। जी। अब ये अमेरिकन मीडिया है, बीच बीच में खलबली पैदा करना चाहते हैं। और पाकिस्तान की क्या पकड़ है मैं और आप बेहतर जानते हैं। ईरान के साथ उनके जो रिश्ते हैं बहुत ही ल्यूकवार्म हैं। कभी कभी अगर हम याद रखें 2 साल 3 साल पहले उन्होंने बमबारी भी कर दी थी उस तरफ जाकर, ईरान के सिस्तान प्रांत पर। क्या ईरान पाकिस्तान की बात सुनेगा? कभी नहीं। पाकिस्तान सुन्नी मुल्क है, पाकिस्तान में शियाओं को दबा के रखाया जाता है। सुन्नी वहाँ जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो शिया को अधर्मी भी मानते हैं। अब पाकिस्तान का क्या होल्ड है दूसरे पार्टनर्स पर, इजराइल पर? इजराइल को तो वो रिकॉग्नाइज नहीं करता, ना एम्बेसी, ना कौंसलेट, ना डिप्लोमेटिक कोई चैनल खुला हुआ है। अमेरिका के पास पाकिस्तान का क्या स्थान है? हाँ, अमेरिका का बात ठीक है। पाकिस्तान में जब भी उनको कुछ पैर पकड़ने होते हैं तो कभी मुनीर साहब, कभी शाहबाज साहब दौड़ के पहुंच जाते हैं अमेरिका में। वो उनको फ्री में लंच भी खिला देते हैं कभी कभी। तो पाकिस्तान की दबाव की नीति अमेरिका पर आएगी, बहुत ही हास्यास्पद है। पाकिस्तान अमेरिका से अनुरोध कर सकता है, साहब मान जाइए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए, ये प्लांट है, सीरियसली स्पीकिंग ये एक प्लांट है पाकिस्तान को अपने को सामने में लाने के लिए। असल में खिलाड़ी कौन है जो कि एक्टिवली और कुछ हद तक शायद जेन्युइन इंटरलोक्यूटर या मेडिएटर के हिसाब से काम कर सके? मिस्र है, अल-सीसी हैं, उनका सब लोग सुनते हैं। मिस्र का इजराइल के साथ बहुत अच्छा संबंध है, खासतौर से कैंप डेविड एग्रीमेंट के बाद। बिल्कुल। तो अगर कोई डिप्लोमेटिक चैनल अमेरिका के साथ खुला हुआ है और इजराइल के साथ खुला हुआ है, मिस्र है। मिस्र पूरी तरह से हथियार अमेरिका से लेता है, उनकी आर्मी, एयरफोर्स। और देखो, तुर्की भी इसमें खेल रहा है। अर्दोगान की भी बात शायद सुनी जाए, लेकिन पाकिस्तान का नाम ऐसा है नहीं आते। बिल्कुल सर, खिलाड़ी की बात हुई, आप तो बताइए इस 25 दिन की लड़ाई में खिलाड़ी कौन, ट्रंप या ईरान? मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा आपके पहले प्रश्न का। कल एक ऐसी खबर आई जो पाकिस्तान के लिए काफ़ी डिस्टर्बिंग है, जो इसी से मिलता जुलता है। पाकिस्तान में सिया कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है और जनरल मुनीर ने सिया कम्युनिटी के अगेंस्ट में कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं, उस पे सिया कम्युनिटी ने उसको थ्रेट किया है कि तुम इस पे माफ़ी मांगो, नहीं तो हम ये आगे ले जाएंगे और ईरान के साथ हो लेंगे। तो पाकिस्तान के डिवीज़न का भी खतरा है, ये भी आप देख लीजिए अदिति जी।
कल जो दुर्घटना और घटना हुई है, ये मुझे लगता है उससे भी मैं लिंक करके देखना चाहूँगा, क्योंकि शिया समुदाय ने पाकिस्तान के जो सुपर कॉप कह लीजिए या सुपर प्रेसिडेंट कह लीजिए, प्राइम मिनिस्टर कह लीजिए, जनरल मुनीर को थ्रीट किया है कि माफ़ी मांगो। ये कल स्टेटमेंट ये आया हुआ है। मुझे लगता है कहीं पे ये भी लिंक है। और रही बात की अब हु इज़ द बॉस, ट्रम्प, तो इसका मतलब तो ये जो सब रिपोर्ट्स आती हैं ये तो और प्लांटेड लग रही है, जैसे शांति बनी रहे। बिल्कुल बिल्कुल शांति बनी रहे कि पाकिस्तान वार की सबसे बड़ी कैजुअलिटी फैक्ट होती है। ये आप देख लीजिए, वार में जितना बताया जाता है उससे ज़्यादा छुपाया जाता है। ये अभी भी हो रहा है। ट्रम्प साहब की अगर आप सर, ये वॉर ही इसलिए हो रही है कि सब कुछ छुपाया जा रहा है और सारा फोकस इस वॉर पे है, लेकिन कौन अभी तक भारी कौन पड़ा सर? देखिए, अगर फायर पावर की बात की जाए तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स एक आता है जिसमें 145 देशों की लिस्ट, एनुअल लिस्ट जारी होती है। उस लिस्ट में अगर देखा जाए तो अभी जो वर्ल्ड के सुपर पावर में हैं, ऑफ कोर्स फर्स्ट अमेरिका है, उसके बाद रूस, चीन, भारत का चौथा नंबर है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में। ठीक है, आर्मी की बात की जाए, इनफैक्ट उसमें 60 उसके पैरामीटर्स हैं अलग अलग चीज़ों, उसमें भारत चौथा है दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर देशों में मिलिट्री पावर। अच्छा सर, एक बात बताइए मेरे दर्शकों को। ट्रम्प कहते हैं कि मैं तुम्हारी पूरी एनर्जी जो पावर प्लांट्स है उस पर अटैक कर दूंगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ही बंद कर दूंगा, लेकिन फिर ट्रम्प कहते हैं कि वॉर रुकेगा, वॉर 5 दिन के लिए होल्ड है, और ईरान उनका खंडन कर देता है कि ऐसा कुछ नहीं है, नो टॉक्स आर हैपनिंग। क्या मतलब है सर इसका? ओके, मैं बताऊं। सैटरडे को इन्होंने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था ईरान को, राइट। संडे को ये गोल्फ खेलने गए, मंडे को गोल्फ खेल के वापस आए और फिर इन्होंने कहा 5 दिन के लिए हम अभी छुट्टी लेते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स करें, उसके बाद फिर हम फायर पावर जो भी है पावर स्ट्रक्चर जो उनके हैं उस पर अटैक करेंगे। तो ये इतना मतलब डिप्लोमेसी और एक कह लीजिए कि डाइवर्जन या कन्फ्यूज़न की ऊहापोह की स्थिति है। ट्रम्प को खुद पता नहीं है। अभी लेटेस्ट उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, कहीं पे ऐसी भी बातें देखने में आई कि ही वॉज इनडायरेक्टली और डायरेक्टली ब्लेमिंग हिज जो उसके वार मिनिस्टर हैं। सोचिए, अमेरिका में युद्ध मंत्रालय है और युद्ध मंत्री है, देखिए माइंडसेट उनका क्या है। और अभी जो लेटेस्ट अभी खबर आई है, आज की मैं बात कर रहा हूँ, वो उन्होंने शायद अपने युद्ध मंत्री जो हैसियत हैं उसको ब्लेम किया है इस वार के लिए कि शुरू से वही चाह रहे थे ये वार। अमेरिका में भी कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आई है। वाइस प्रेसिडेंट वेंस की बात है, वो शायद वार के लिए तैयार नहीं थे, और आप देखिए अभी तक उनका वो खुल के नहीं आया है इस वार में। तो कई सारे ऐसे लोग हैं, विपक्ष की बात छोड़िए, उनके जो पक्ष के हैं, उनके मिनिस्टर्स हैं, दे आर ऑल्सो नॉट कमिंग फॉरवर्ड। संदीप जी, एक बात समझाइए। ईरान ने कहा कि जब तक कि सारा भुगतान ना पे कर दे अमेरिका, जब तक कि हमें जितने भी सैंक्शंस हैं वो ना हटा दिए जाए, अपने हिसाब से कौन हमसे तेल लेगा नहीं लेगा, सारे सैंक्शंस हटा नहीं दिए जाए, जब तक कि आप ये प्रॉमिस ना कर दे कि दोबारा अटैक नहीं करेंगे, और तीसरा कि ईरान इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह काम करेगा, आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तब तक बातचीत हो ही नहीं सकती। तो ये तो संभव ही नहीं लग रहा, तो फिर तो वॉर रुकेगा ही नहीं। देखिए, अब क्या संभव है क्या नहीं। और इस बीच में रात को इजराइल पे अटैक भी किया, जो कि जबरदस्त इम्पैक्ट किया इजराइल को, तो फिर तो वॉर रुकेगा ही नहीं। देखिए, ये बता रहा है कि जो ईरान का कॉन्फिडेंस है, इतने लॉस के बावजूद भी ईरान अगर ये शर्तें रख रहा है तो कहीं ना कहीं वो वार को कंटिन्यू करने की स्थिति में है, पहली बात। और जो ग्लोबल पावर की बात कर रहे हैं, 3 ग्लोबल पावर हैं इस दुनिया में, और जो इस तरह की ग्लोबल पावर है, एक्चुअली अमेरिका को लग रहा था कि बहुत अपनी इस तरह की एग्रेसिव नीतियों से ट्रम्प जो है ना बहुत मजबूत कर देंगे, लेकिन वो हर तरह से मुश्किल में डाल चुके हैं। मुश्किल में इसलिए डाल चुके हैं, उनको लगता था कि इसी बुली नेचर के आधार पर वो कई देशों को कंट्रोल करेंगे और अपने को मालामाल करेंगे। उन्होंने पहला काम वेनेजुएला में किया, निकोलस मादुरो को ड्रग मतलब पेडलर बता के कहा कि ये ड्रग की तस्करी कर रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया, वेनेजुएला पे कब्जा कर लिया। दूसरा, सऊदी अरेबिया से उनका पहले से ही बहुत बढ़िया संबंध 70 के दशक से चल ही रहा है, तो ऑयल के 2 महत्वपूर्ण देश है, तीसरा ईरान था। उस पर उन्होंने इजराइल के संकट में उसके साथ होके और हमला किया, सैंक्शंस लगा ही रखे थे, इतना मजबूर कर दिया था कि वहाँ पर वहाँ की जनता को बहुत मुश्किल हो रहा था। तो एक रिजीम के खिलाफ एक आक्रोश हो गया। फिर इनको लगा कि यही सही समय है, अब अटैक करना चाहिए, हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये चाहते थे कि उसके भी ऑयल रिजर्व पर और पूरी तरह से उसको कंट्रोल कर लें। एक्चुअली है क्या कि जो ये मिडिल ईस्ट है, जिसे मिडिल ईस्ट हम यूरो सेंट्रिक विजन से कहते हैं, बेसिकली यूरोप के लोग उसको मिडिल ईस्ट कहते हैं, मेरे लिए वो मिडिल ईस्ट नहीं है। उनके लिए वो जो नियर ईस्ट, मिडिल ईस्ट और फार ईस्ट, बेसिकली उनका ये दृष्टिकोण है।
तो बहरहाल ये जितने भी देश हैं ऑयल और गैस में बहुत ही रिच हैं। इस पर लूट का ट्रंप का एक वो था। अमेरिका का भी यही दृष्टिकोण था। जब रूस और यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो यूक्रेन के पास रेयर अर्थ मिनरल्स हैं और उसका जो सी है उसमें भी बहुत सारे संभावनाएं हैं। तो अमेरिका चाहता था कि रूस के पास ना जाए, इसलिए यूक्रेन को हमेशा मदद करता रहा। बीच में बुला के जेलेंस्की को डांटा, पुचकारा, फिर उसके बाद मदद करते रहे। कंटिन्यू करने इनकी मजबूरी थी क्योंकि रूस उससे बेनिफिट होगा। और रूस और चाइना कहीं ना कहीं ईरान से जुड़े हुए हैं। ईरान को अप्रत्यक्ष रूप से मदद मिल रही है, रूस से भी, चीन से भी। याद रखिएगा कि वेनेजुएला और ईरान से चीन जो है युआन में तेल खरीद रहा था और सबसे ज्यादा फायदे में था। तो मैं 2-3 चीजें थोड़ा विस्तार से बता रहा था। अब बता दूं कि ईरान जो है ना बहुत मजबूत स्थिति में है। अमेरिका को ट्रंप, याद रखिएगा, एक बहुत ही हैबिचुअल झूठा आदमी है, बहुत ही बेसिकली एक फ्रॉड है। फ्रॉड जब मैं कह रहा हूं तो जिम्मेदारी से कह रहा हूं, क्योंकि उसने चुनाव तो लड़ा, तमाम तरह की प्रोपेगेंडा, तमाम तरह की चीजें की। याद रखिएगा उस व्यक्ति का नाम एप्स्टीन फाइल में है। उसका नाम डेनियल स्टॉर्म ने यौन माने उत्पीड़न क्या, वो तो सहमति से था उसका संबंध, पेडोफाइल कह लीजिए। नहीं, पर जब आप डेनियल स्टॉर्म बच्चों के साथ हैं तो वो सहमति क्या होगी? यौन कर्मी है, उससे से उसका संबंध था और उनकी मुंह मतलब हंसमनी दिया था उसने। उसका ये इतिहास रहा है। और उसका जो बाप था फ्रेड ट्रम्प, वो बेसिकली एक रियल एस्टेट का आदमी था। आप न्यूयॉर्क और इसकी जो इलाके हैं उसमें सरकारी सब्सिडी के पैसे से उसने उस कॉलोनीज को बढ़ाया, पैसा कमाया। इस पैसे को इसने आगे बढ़ाया। इसकी यही आदत रही है। अमेरिका के लोग त्रस्त हैं, वहाँ की सीनेट में विरोध हो रहा है ट्रंप का, क्योंकि ये जो विदेश नीतियां हैं कहीं ना कहीं अमेरिका को एक्सपोज भी कर रही हैं और बहुत मुश्किल में डाल रही हैं। जिस तरह का इसने ग्रीनलैंड के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा रचा, जो चीजें कर रहे थे ये, इन्होंने हर किसी को संकट में डाल दिया है। यही नहीं, भारत संकट में, जो पाकिस्तान जो है, जो अभी पंचायत कर रहा है या कह रहा है कि हम पीस टॉक को की मध्यस्थता करेंगे, एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है कि ये झूठ है, क्योंकि ट्रंप फंस चुके हैं और उनको लग रहा है कौन निकालेगा यहाँ से मुझे। देखिए, भले अमेरिका दूर हो वहाँ से, लेकिन अभी लोगों को लग रहा था कि 2000 किलोमीटर तक वार कर सकता है ईरान। अभी उसने जो ब्रिटेन से इन्होंने लीज पे लिया हुआ एक आइलैंड है जहाँ इन्होंने बेस बना रखा है, 3800 किलोमीटर दूर है, वहाँ उसने 2 मिसाइल दागी थी। डिएगो गार्सिया, वो एक पुर्तगीज नाविक के नाम पर है। वो बेसिकली वहाँ पर डाला, लगा नहीं निशाने पर। अमेरिका पर लगातार आक्रामक है और उसके जो देश हैं जहाँ से वो बेस बना के हमले कर रहा है वहाँ पे अटैक कर रहा है। इससे होगा क्या कि अमेरिका में अभी तेल का जो दाम है $120 प्रति बैरल हो गया। जी सर, एक बात बताइए, हम शायद साल भर से पूरी दुनिया ट्रंप को लेकर जैसे कहते हैं गलिया ही रही है। आपने कहा कि वो हैबिचुअल झूठे हैं, दावे झूठे हैं, एप्स्टीन में नाम है, वॉर इसलिए कर दी, डाइवर्जन, तमाम बातें कह रहे हैं। लेकिन उससे होगा क्या? जब मन किया, आप देखिए कि आपने वेनेजुएला का जिक्र किया, ग्रीनलैंड का जिक्र किया, और अब आज ईरान और ये तमाम स्थितियां। वर्ल्ड इज फेलिंग, ट्रंप में बी विनिंग, बट इससे होगा क्या सर? ये कोई स्टॉप तो करेगा नहीं, कभी कोई फुल स्टॉप तो लगाएगा ही नहीं ऐसे, और ऐसे ही अगले 4 साल निकल जाएंगे और ऐसे ही पूरी दुनिया बर्बाद होती रहेगी। उनके नए फैसले, नए ट्वीट्स, नए ट्रूथ सोशल पे पोस्ट। जवाब दूं इसका? जी देखिए आदित्य जी, ऐसा है कि हु विल स्टॉप, माय क्वेश्चन इज हु विल स्टॉप हिम? हु विल स्टॉप हिम का मतलब है कि जिस तरह से ईरान लड़ रहा है अंतिम दम तक, जिस तरह से लड़ रहा है, यही स्टॉप करेगा। कारण ये है कि अब ट्रंप जो है ना वो रास्ते ढूंढ रहे हैं कि कम से कम रुके। वो रास्ते ढूंढ रहे हैं क्योंकि इजराइल तबाही की तरफ है। इजराइल पे भी जम के ईरान जो कर सकता है कर रहा है, आगे भी करेगा अगर। और जो ट्रंप कर रहे थे इनडायरेक्टली, एक्चुअली ट्रंप का टारगेट चाइना और रूस था। इनडायरेक्टली वो उनको हैंडीकैप करना चाहते थे। कई निशाने थे। नहीं, वो कई निशाने थे, ये तो छोटा सा निशाना था। ये देखिए, होता युद्ध कहीं और चल रहा है, उसका रिजल्ट कहीं और, एक्सपेरिमेंट काम कहीं और चल रहे हैं। तो मसला ये है कि कब्जे का मसला है। अब देखिए कि अमेरिका धनी देश कैसे बना। जब मैंने ये सब ऑयल और एनर्जी की खोज हुई, सऊदी अरेबिया से उसने एक डील की कि हम हमेशा जो ये ऑयल है वो डॉलर में ही आप बेचोगे, और उससे डॉलर हमेशा मजबूत रहा, हमेशा रेलिवेंट रहा। ऐसी स्थिति में जो ये भारत को भी रूस रुपए में बेच रहा था, और वेनेजुएला को बताया ना अभी कि युआन में बेच रहा था चीन को। इससे जो हेजेमनी है ना अमेरिका की डॉलर की, वो कमजोर हो रही थी, उसको डेंट पहुंच रहा था। इससे अच्छा, ब्रिक्स जो था एक अच्छा डेवलपमेंट था। ब्रिक्स भी एक चुनौती ही है एक तरह की, जो हेजेमनी है यूरोपीय देशों की या फिर अमेरिका की। यूरोपीय देशों में अमेरिका महत्वपूर्ण है, तो मैंने यूरोप में तो है नहीं, लेकिन यूरोपीय देशों का भी कहीं ना कहीं नेता अमेरिका ही बनता है। तो ऐसी स्थिति में देखिए, राजनीति में क्या होता है ना कि ये बहुत ही तलवार की धार की तरह है। आपका एक स्टेप
डेफिसिट तो होने लगा है। अमेरिका को हमेशा के लिए बहुत गहरी मुश्किल में डाल देगा और जो फोकस है पावर का वो शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि चाइना 20 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ एक मजबूत देश के रूप शिफ्ट में हो खड़ा सकता है, वो एक बहुत बड़ी बात है। जी। सर एक दूसरा आप मुझे समझाइए कि एकदम से वो कहते हैं कि मतलब मैंने ये देखा 56 घंटों के अंदर अंदर मार्केट में कैसे उतार चढ़ाव आया, जैसे उन्होंने कहा कि अभी 5 दिन युद्ध नहीं होगा। आप देखिए कि मार्केट भी उछाल में आया, $86 प्रति बैरल ऑयल चला गया और फिर जैसे ही उन्होंने 27 मिनट बाद ईरान ने खंडन किया, वापस मार्केट नीचे आ गया। तो ये तो मार्केट मैनिपुलेशन है। अदिति, कितने लोगों ने एक रीइन्वेस्ट बहुत ही, किया। खतरनाक शब्द है इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग पे क्या होता है कि पीपल हु नो, जिनको जानकारी है किसी भी पॉलिटिकल या ट्रेड सूत्र की, वह इसको मैनिपुलेट करते हैं। ट्रम्प बिजनेसमैन है, चाहे रियल एस्टेट में डील करें चाहे पैसे में, उनको मालूम है कि किस तरह से एक झटकेदार खबर दी जाए ताकि मार्केट नीचे चला जाए। उनके मित्रों को पहले ही पता लग जाता है कि अब 3 बजे ट्रम्प एक झटकेदार न्यूज़ देने वाले हैं, मार्केट गिरने वाला है 1100 पॉइंट। दोस्तों को पहले से ही फ़ोन जा रहा है, भाई 4:30 बजे खरीद लेना। आज वीकेंड में ऐसा ज़्यादा करते हैं। और उसके बाद पहले से ही ट्रम्प को मालूम है कि मैं कुछ शानदार, दिल गदगद करने वाली खबर दे दूंगा कल सुबह, जिससे कि मार्केट जो है 4100 पॉइंट प्री ट्रेडिंग में ऊपर चला जाएगा। ट्रंप के मित्रों को वही खबर पहले भी पहुंच जाती है कि भाई अभी जो है, जब दिल दहलाने वाली खबर आएगी तो गिरेगा, टूटेगा, खरीद लेना। और कल सुबह जब बहुत शानदार, खुश करने वाली खबर आएगी, ऊपर जाएगा। तो होता क्या है, इनसाइडर ट्रेडिंग शब्द हम शायद पहचानते नहीं हैं भारत में, अभी हम सीख रहे हैं। ट्रंप इन सब गतिविधियों को 30 साल, 20 साल, 10 साल पहले सीख चुके हैं। देखिए, शेयर मार्केट में उनके मित्र हैं। रिपब्लिकन पार्टी ज़्यादातर कैपिटलिस्ट लोगों का खेल है, धनाढ्य लोगों का खेल है। उनके जेब में सर हम तो कठपुतली हैं ना सब। हाँ, मैं तो एक और चीज़, जैसे पेंटागन की रिपोर्ट ये कह रही है कि ये सिर्फ टाइम बाय वाली बात स्थिति तो दिख ही रही है। ईरान ने भी कहा, रिपोर्ट ये कह रही है कि इन्होंने अपनी मिलिट्री, नेवी, हर तरीके से और ज़्यादा सैनिक ईरान के इर्द गिर्द भेजने शुरू कर दिए हैं। जो पावर प्लांट पे अटैक करने की बात है उसके इर्द गिर्द भेजने शुरू कर दिए। फ्राइडे तक पहुंच जाएंगे, सैटरडे को आपको धमाका मिलेगा। ये भी संभव है? देखिए अदिति जी, ये चीज़ें ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि हम सैनिक भेज रहे हैं, मतलब बूट्स ऑन द ग्राउंड की बात बहुत पहले से हो रही है। हो सकता है एक टाइम बाइंग का इनका इरादा हो, बट आज ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कंफर्म किया है कि हमने कुछ पॉइंट्स रिसीव किए हैं मीडिएटर्स के थ्रू, बातचीत के कुछ पॉइंट्स रिसीव किए हैं जो प्रिकर्सर ऑफ टॉक्स, मतलब टॉक्स होने से पहले शायद ये कुछ बिंदु हैं, हम इस पे विचार करेंगे, देखेंगे। और उसमें निश्चित रूप से पाकिस्तान का नाम है, तुर्की का नाम है, तुर्की का भी नाम आ रहा है, यूके वगैरह भी बैक साइड से कर रहे हैं। दिक्कत है कि ट्रंप पे ट्रस्ट ही नहीं है। 2 बार पहले भी ये हो चुका, पिछले साल जून में बातचीत के दरमियान ही अटैक किया था ट्रंप ने ईरान पे, फिर अभी फरवरी में भी वही हुआ। ओमान के थ्रू सारी बातचीत चल रही थी और उस अटैक हुआ। तो यहाँ पे अब पूरे विश्व का जो ट्रंप पे एक ट्रस्ट लेवल है वो गिर चुका है। ईरान की तो बात छोड़िए, पूरे विश्व का। इसमें दिक्कत यहाँ पे आ रही है कि अब हु विल बिल द कैट, ट्रंप को कौन रोक पाएगा, कौन रोक सकता है। नहीं, एक आपने ओमान का जिक्र किया, ओमान एक न्यूट्रल कंट्री की तरह देखा जाते हैं। अली लारियानी के माध्यम से बातचीत भी हो रही थी, उनको हटा दिया गया है, मार दिया गया है। तो अब टर्की, पाकिस्तान क्या कुछ कर लेंगे? मतलब आपको लगता है कि बहुत इफेक्टिव कुछ चीज़ हो पाएगी? देखिए, अभी ट्रंप ने खुद हिंट दिया है और उसमें अभी ईरान में जो लीडर्स हैं उसमें पार्लियामेंट के स्पीकर का नाम आ रहा है। हालांकि पार्लियामेंट के स्पीकर ने रिफ्यूज़ किया है, उन्होंने कहा कि नहीं, ये फेक न्यूज़ है, कोई बातचीत नहीं हो रही है। बट ट्रंप ने ऐसा कहा है, कुछ लीडर्स के नाम उन्होंने क्लियर कट नहीं बता रहे, बस उसमें नाम आ रहा है कि जो पार्लियामेंट के स्पीकर हैं ईरान के, शायद उनसे बैकडोर। लेकिन ईरान ने खंडन किया है, कोई बात नहीं किया, इसलिए मैंने कहा ना कि, लेकिन कल खंडन किया। आज ऐसी बातें आ रही है कि फॉरेन मिनिस्ट्री कह रहा है कि हाँ कुछ पॉइंट्स हमने रिसीव करें। तो कई सारी चीजें वो पब्लिक डोमेन में नहीं आ पा रही हैं। बैक चैनल ऑफ कोर्स डिप्लोमेसी इज वर्किंग,
कितना वो सक्सेसफुल होगा, पीछे का रिकॉर्ड बहुत ही खराब रहा है, आगे कहना मुश्किल है। संदीप सर, ये जो डिप्लोमेसी के मामले में हम लोग विश्व गुरु की बात करते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि डिप्लोमेसी के मामले में भारत ही विश्व गुरु हो गया है, जहाँ बोलना होता है वहाँ बोल देता है, ज़्यादातर वो चुप रहता है, अपना काम निकालता है। ईरान भी दोस्त है, इजराइल भी दोस्त है, अमेरिका भी दोस्त है, और अपनी शिप्स भी निकाल रहा है। अभी भी 22 अटकी हुई हैं, लेकिन निकालने की कोशिश है। और इस बीच में संसद में खड़े होकर प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम कोरोना के लिए की तरह तैयार हैं, हमारे पास बैकअप है, पेट्रोलियम के पास अलग है, सरकार के पास अलग है, गैस का बैकअप है, हमारे अलग 40 देशों से बातचीत चल रही है, वहाँ से आ रहा है, तो कोई दिक्कत है नहीं। उनके पास कहने को कुछ दूसरा है भी नहीं। तो पार्लियामेंट में खड़े होकर तो फैक्ट्स ही बताएंगे ना सर। नहीं, पार्लियामेंट में तो खड़े होकर कटुआ कह रहा था उनका एक सांसद, उनकी सांसद, उनके पार्टी का सांसद तो ऐसी ऐसी चीज़ें बोल चुका है, मैंने अन्यथा मत लीजिएगा, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। वो तो उस गरिमा को पर सर, प्रधानमंत्री की गरिमा अलग होती है ना, देश सुन रहा है 140 नहीं, करोड़। गरिमा तो हमको किसी की गरिमा वरिमा की बात ही नहीं करना, हमको इंडिविजुअल, आप जो मैं कहता हूँ, तथागत बुद्ध ने कहा कि जो मैं कह रहा हूँ उसको तुम कभी मानना मत, आंख बंद करके उसको क्वेश्चन करना तब मानना। तो हम तो प्रधानमंत्री को तो बहुत छोटा समझते हैं, तथागत बुद्ध तो बुद्ध थे। देखिए प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, उनकी इनकी पूरी पार्टी का एक इतिहास रहा है, लगातार ये तो कहते रहे हैं ये लोग, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड पे नहीं बोलते हैं, तमाम तरह की चीज़ों पे नहीं बोलते हैं। जो ये बोल रहे हैं, भारत की जो विदेश नीति है, कूटनीति है, उसकी इन्होंने ऐसी तैसी कर दी है। ईरान से भी संबंध खतरे में है, इजराइल और अमेरिका से भी बहुत बढ़िया नहीं है। तो कहीं अच्छा, दूसरी चीज़ मैं बता दूं आपको, 80% आपका गैस और ऑयल उसी स्टेट ऑफ होर्मुज से आता है। आप समझ रही हैं, हम लोग बहुत संकट में है। सरकार जो कल उसने मीटिंग की है और जो कह रही है, उसमें अगर चीज़ें सप्लाई ठीक से नहीं होती हैं, रूस से भी हमारा संबंध कोई बेहतर नहीं है। जब आप गाइड होने लगते हो, एक देश आपको तय करने लगता है कि आप कितना सैंक्शन वो लगाएगा, आप क्या डील करोगे, वो डील वो तय करेगा कि $500 बिलियन की खरीदारी आपको करनी है, आप उससे खरीदते रहो पहले 39 बिलियन। एक बात मुझे बता दीजिए। नहीं, मैं एक मिनट में अपनी बात पूरा कर लूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि भारत को आगे और गंभीर संकट, देखिए बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, हमारे 90 लाख लोग गल्फ में रहते हैं, ठीक ना, पर्सियन गल्फ और उसके जुड़े हुए देशों में रहते हैं। सबसे ज्यादा यूएई में लोग रहते हैं, 35 लाख लोग, और 2.5 लाख लोग आ चुके हैं। बहुत सारे लोग हमारे फंसे हुए हैं। 4.25 लाख का आंकड़ा दिया उन्होंने, मिडिल ईस्ट से बुला लिया। आज मैंने अखबार में 2.2 पढ़ा है, उन्होंने जो दिया हो, ठीक है, मान लीजिए वो प्रधानमंत्री उन्होंने सही दिया होगा। बाकी हमारे लोग फंसे हुए हैं, सारी चीजें फंसी हुई हैं। जो देश का रेमिटेंसेज आता है ना दीदी जी, उसका 38% गल्फ से आता है। बिल्कुल, हम यहाँ हिंदू मुसलमान कर सकते हैं, लेकिन हकीकत में बहुत सारी चीजें हम उसी गल्फ पर आश्रित हैं। अच्छा, मुझे दो बातों का जवाब बताइए। आज आप सुबह नाश्ता करके आए घर से, तो गैस पे बना होगा। गैस की कमी नहीं है। नहीं। गैस पे आप रोज सुबह लंच डिनर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तो कमी तो नहीं है ना अभी तक? नहीं, कमी इसलिए नहीं क्योंकि मैं पीएनजी से पे आश्रित हूँ। वो तो खुद भी वो कह रहे हैं पीएनजी नहीं, पीएनजी जो है ना, पाइप नेचुरल गैस, वो घरों की सप्लाई माने बाधित नहीं है, लेकिन वो जो इंडस्ट्री में जा रही है वहाँ कम कर दी गई है, पहली बात। दूसरी, पीएनजी वाले सुरक्षित हैं। अभी सिलेंडर में जब आपके स्टूडियो में आ रहा था तो मुझे ड्राइवर ने बताया कि 4,000 रुपये में सिलेंडर बिक रहे हैं। 400 रुपये किलो ये जो LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, 400 रुपये किलो खुले मार्केट में भारत में बिक रही है। ये संकट जो आएंगे ना, जब तक आएगा, जब तक ये रेगुलर होगा सुचारू रूप से, तब तक तो ये संकट और बढ़ चुका होगा। पेट्रोल से होगा क्या कि सब्जियों के सामान के ट्रांसपोर्टेशन का दाम बढ़ेगा, फुटकर चीज़ों का दाम बढ़ेगा, और उसके बाद फिर महंगाई बढ़ेगी, हमारे उधर रेमिटेंसेस कम होगी। और उसमें दिक्कत ये है कि डॉलर भी, इन्वेस्टर्स जो है ना, पैसे अपने इन्वेस्टमेंट हटा रहे हैं, डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो रहा है, तो उधर भी हम कई सारे 1 साल पहले 84 था, आज 94 है। 94 है। अरे भाई, वो बहुत सारे बड़े बड़े लोग 64 रुपए पे ट्वीट करते थे। फर्ज कीजिए कि मोदी सरकार नहीं होती और यही स्थिति होती, कोई और सरकार होती, तो उसको भी क्या करना चाहिए था? यही तो करना चाहिए था, या कुछ और कर सकते थे? नहीं, वो कर सकते थे। ईरान की तरफ चले जाते। नहीं, चले जाने की जरूरत नहीं। इजराइल के साथ खड़े होते। नहीं, आपको ध्यान होगा बेस्ट सिनेरियो क्या होता आपके साथ? नहीं, बेस्ट सिनेरियो ये है कि हमको कम से कम एक ऐसा स्टैंड रखना होता जहाँ पे कि हम तटस्थ रहते इस युद्ध में, कोई पार्टी की तरह नहीं दिखते, तटस्थ होते और हम उस पर एक अपना ऑनेस्ट ओपिनियन रखते। तो वो तो रखा मोदी जी। नहीं, रखा कहाँ। जब आपके अयतुल्ला खुमैनी को मार दिया गया, 5 दिन बाद भारत सरकार ने उसकी निंदा की है, मतलब उस पर स्टेटमेंट दिया। तो भारत सरकार का स्टैंड है ना सर, कि जब भी पाकिस्तान के साथ कोई इशू हुआ तो ईरान का स्टैंड अपना स्टैंड था।
और इजराइल साथ खड़ा था। नहीं, ईरान का तो stand यही था। मौके होते हैं जब आप अपनी फॉरेन पॉलिसी को अपने एक्शंस में दिखाते हो। ईरान मैं का- समझना चाहती हूँ, मेरे दर्शक समझना चाहते नहीं, मैं उन्हीं को समझा रहा हूँ। ईरान का स्टैंड जो था वो अपना स्टैंड था। हैं। तो भारत का अपना स्टैंड था। उनको 5 दिन बाद लगा जयशंकर जी को कि आप करें। ईरान से भारत का संबंध इतना खटाई वाला नहीं था, पहली बात। ईरान एक्चुअली कश्मीर सर, वाले they said we are friends, India is a friend। देखिए अदिति जी, देखिए ऐसा है कि ये जो आप बता रहे हैं कि फ्रेंड्स, ईरान से भी फ्रेंडशिप रही है, इजराइल से भी रही है। हम क्यों किसी की पार्टी क्यों बनेंगे? हम किसी का भी, जैसे जिस दिन प्रधानमंत्री आते हैं उसके अगले दिन हमला होता है 28 फरवरी को। आपको मालूम है कितने ठिकानों पर ईरान के 131 जगहों पर 30 घंटे में 2500 बम गिराए हैं अमेरिका और इजराइल ने। ठीक ना? क्या इन्होंने तर्क दिए? 2-3 चीजें कह रहे थे कि वो न्यूक्लियर फैसिलिटी डेवलप कर रहा है और हम वहाँ रेजिम चेंज करना चाहते हैं। ट्रम्प कौन होते हैं रेजिम चेंज करने वाले पूरी दुनिया के देशों में? पहली ये तो बात ये यूनिवर्सल सवाल है। हाँ, पहले यूनिवर्सल सवाल है। रही बात जो ईरान से संबंध, ईरान से संबंध भारत का कभी इस तरह का इतना कभी खराब नहीं रहा है। जब कश्मीर के इशू को पाकिस्तान इंटरनेशनलाइज करना चाहता था तो ईरान ने भारत का साथ दिया था। और वही मसला नहीं है। भारत जो है ना, भारत की हमेशा एक नीति रही है कि कहीं भी कोई माने एक तरह से इस तरह का अग्रेशन हो जहां किसी भी देश की सॉवरेनिटी प्रभावित हो तो वहां भारत उसको प्रोटेक्ट करना है या फिर उसके मूल्यों की बात करता रहा। पहली बात तो ये एक्चुअली एक नॉन अलाइनमेंट या तटस्थ होना ये बहुत जरूरी था। लेकिन कहीं ना कहीं ईरान अभी भी रूस और चीन के जहाजों को जाने दे रहा है, आराम से जा रहे हैं। भारत का भी आ सकता था। बात देखिए जो मीडिया में सर, आया बताया जा रहा है, भारत का। भारत के 2 कितने आए? जहाज तो आए, सर। 2 जहाज आए, उससे क्या होना है? इवेंचुअली, और वो कह रहे हैं कि वी आर फ्रेंड्स, वी विल टॉक ऑन डील्स। 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन है मैडम अदिति जी हमारी दुनिया के सबसे बड़ी 1.5 हो गए हैं रफली। तो इतनी बड़ी आबादी है, 2 जहाज आ जाएंगे, कितनी सप्लाई होगी? 80% हमारी जो कुवैत, कतर, यूएई, सऊदी अरेबिया पे आधारित है। सर, क्या लगता है तो क्या ये सब करना चाहिए था सारी भारत चीजें को, और रिफाइन कैसे करते अपनी फॉरेन पॉलिसी? आदिति, कुछ हद तक मैं सहमत हूँ। देखो, दिक्कत यह है कि आपदा में, विपदा में रास्ता खोजना बहुत मुश्किल है। अंधेरे में जब कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बारिश हो रही है, धूल तूफान, रास्ता खोजना खूब मुश्किल है। ऐसा हम कुछ नहीं करना चाहेंगे। बतौर, देखो मैं एज ए पॉलिटिशियन नहीं बात कर रहा, बतौर एडमिनिस्ट्रेटर बात कर रहा हूँ। रास्ता खोजना बहुत ज़रूरी है। उसमें 2-3 चीज़ें बहुत ही गलत कदम नहीं लेना, किसी को नाराज़ नहीं करना, ये तो बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन है। एडमिनिस्ट्रेशन में हमें सिखाया गया है कि क्या आप दुश्मन की अंतड़ी से कुछ काम की चीज़ें निकाल सकते हैं, निकालिए। तो अभी हमारा जो अप्रोच है वो इस तरह से है कि हम किसी को नाराज़ नहीं करेंगे, जहाँ जहाँ काम बनता है उसको निकालेंगे। अब मैं चलो एक हल्का सा बयान दे देता हूँ। पहले हम लोग आदर्शवादी हुआ करते थे, आप भी थोड़ा आदर्शवादी हैं, इज्जत करता हूँ, धन्यवाद। लेकिन देखो, होता यह है कि काम निकालना एडमिनिस्ट्रेटर के लिए कैसा होता है। विरोध होगा, गतिरोध होगा, उसके बावजूद हमें आगे बढ़ना है। पेट्रोल डीजल की कीमत बात कर रहे हैं, दुनिया में सभी देशों में, अमेरिका में 30% बढ़ चुका है, 70%। एग्जैक्टली। तो हमारे यहाँ बढ़ेगा। हमारे यहाँ भी आस्ते आस्ते बढ़ने की इंडिकेशंस आ रहे हैं। हाँ, CNG, PNG गैसेस में थोड़ी दिक्कत हो रही है, शायद हमें थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, कर्व करना पड़ेगा। कुछ लोगों को कमर पर, कहते हैं ना, टाइटेनियम बेल्ट करना पड़ेगा। ऐसी हालत में युद्ध की परिस्थिति है, गरीब लोगों को थोड़ा आहत होना पड़ेगा। अब सर, कुछ समय पहले क्या था कि हम लोग इस बात से चिंतित था भारत देश कि टैरिफ लगा दिया। मतलब आप क्रोनोलॉजी देखेंगे तो हम आरती कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं ट्रंप को लाने के लिए। फिर देखा कि ट्रंप इज नो मोर फ्रेंड, और सेलेक्टिव फ्रेंडशिप है, मंडे है, ट्यूसडे नहीं है, तो उन्होंने टैरिफ लगा दिया। हम 140 करोड़ लोग उस सेंटिमेंट में आ गए कि अब क्या होगा। बहुत बड़ी संख्या के लोग जो वहाँ पर ट्रेड करते थे, डायमंड्स की बात कर लें, गारमेंट्स की बात कर लें, था। फिर ये हुआ एग्रीकल्चर मार्केट, हम उसी में उलझ रहे थे, पता लगा वो तो मैटर ही नहीं है। अब वो टैरिफ वैरिफ हट गया, अब तो वॉर आ गई। मतलब हम तो उलझते। अच्छा, हम जिसको आपदा समझते हैं वो तो आपदा रहती ही नहीं है, बदल देते पत्ते। देखिए अदिति जी, मैं यहाँ बताऊँ, मतलब वी आर प्लेइंग, आर वी डांसिंग ऑन अदर्स इसीलिए मैं सॉरी संदीप जी से थोड़ा डिफर करूँगा यहाँ पे। मैं खुद गल्फ में रह चुका हूँ 1 दशक से ज़्यादा, ओके। और मैंने इंडिया की डिप्लोमेसी उस समय भी देखी है जब हमारे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे, कैसे वो डील करते थे वो मैंने देखा है। कैसे? आप एक उदाहरण के तौर पे? मैं बता रहा हूँ। मनमोहन सिंह जी गए एक XYZ गल्फ कंट्री में,
ठीक है, नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं। बिजनेस जो ग्रुप था उससे मिले, जो NRI इन्फ्लुएंशियल बिजनेस ग्रुप था उससे 5 स्टार में मिले, और उसके सर बाद नाम लेंगे, मेरे दर्शकों को क्लैरिटी होगी सर, सब कुछ कागजों में मैं अखबारों में होगा, देश छुपा का हुआ कुछ नाम है नहीं लेना चाहता, बट मैं बता रहा हूँ। उसके बाद उसी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर मोदी भी गए और इन्होंने जाके वहाँ के लेबर कैंप में, आप माइंड कीजिएगा, ज़्यादातर जो हमारे इंडियंस NRIs हैं गल्फ कंट्रीज़ में वो नीचे के लेवल पे हैं, लेबरर्स हैं, वर्कर्स हैं, इस तरह के ज़्यादा हैं, वाइट कॉलर जॉब में कम है। और वहाँ पे जाके उन्होंने लेबर कैंप में खाना खाया और उससे जो वहाँ फीलिंग आई लोगों में, NRIs में, कि हाँ हमारा प्राइम मिनिस्टर आया और राजा के साथ आंख से आंख मिला के बात कर रहा है, ये हमने देखा, मैंने देखा, मैं बता रहा हूँ। ये तो आपने स्टाइल ऑफ वर्किंग की बात और कही। दूसरी चीज़ मैं बता दूँ, अब डिप्लोमेसी की बात बता दूँ। इंडिया जब से नॉन अलाइंड हम रहे, हमने बनाया, नॉन अलाइंड मूवमेंट बनाया था, 1961 में बना था, उसके बाद से ऑलमोस्ट 60-70 साल क्या दिया नॉन अलाइंड मूवमेंट ने हमें, कहाँ है वो, थोड़ा सा उसको देखिए। आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा इंटरनेशनल रिलेशंस में, चाहे वो मल्टीलैटरल बाइलैटरल, हमने उसको रियलाइज़ किया, एंड दैट्स हाउ वी चेंज्ड, वी शिफ्टेड फ्रॉम नॉन अलाइनमेंट टू मल्टी अलाइनमेंट। आज वो पॉलिसी हम फॉलो कर रहे हैं, एंड इट्स नॉट कि वो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया, इट्स ए ग्रेजुअल प्रोसेस। फॉरेन पॉलिसी एक दिन में नहीं बनती है, लेकिन हमने रियलाइज़ किया। ईरान की अगर आप बात करें, ये वही ईरान है जो कश्मीर पे इंडिया को सपोर्ट नहीं किया है कई बार। तो मैंने तो बहुत पोस्ट ट्वीट देखे हैं, अथा क्या क्या लिखा है। दूसरी तरफ तो ईरान भी डिप्लोमेटिक रहा है इंडिया से, इंडिया भी रहा है। जो कंडोलेंस की बात है, मैं उसका 2 एग्जाम्पल देता हूँ। 2003 में सद्दाम हुसैन इराक पे हुआ, 2006 में उसका डेथ हुआ, फांसी पे लटका। इंडिया ने उस समय भी कंडोलेंस तुरंत नहीं किया था। देयर इज अ प्रोसेस, फॉरेन मिनिस्ट्री का एक डेकोरम होता है, एक रूल होता है, उसको फॉलो किया गया, जो इस समय भी हुआ। जब यहाँ की एम्बेसी ने, ईरान एम्बेसी ने खोला अपना रजिस्टर, हमारे जाके जो फॉरेन मिनिस्ट्री के प्रतिनिधि थे उन्होंने साइन किया, बाज़ाब्ता सेक्रेटरी हमारे गए थे, फॉरेन सेक्रेटरी। सो देयर इज अ प्रोसेस, देयर इज अ डेकोरम टू बी फॉलोड, एंड दैट हैज बीन फॉलोड। सर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे समझाइए, साइकोलॉजिकल, ये तो बहुत ही आम जनता के लिए, मेरे दर्शकों का मैसेज आया हुआ है, वो समझना चाहती हूँ। भाई कोरोना 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 होता है, पता चल, और हम लोग मतलब कैसे जिसे बोलते हैं कि साफ मन के लोग हैं हम लोग, दुआ, प्रार्थना और एकजुटता और इन सब आपदा में बात करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हमारे ही कर्म होंगे, खुद ही को ब्लेम करते हैं, और सब कुछ कर करा के पता चलता है अरे ये तो पेंडेमिक आर्टिफिशियल मैनमेड पेंडेमिक था, मतलब जिसमें हमने अपनों को खोया, इतनी दुआओं के बाद, परेशानियों के बाद, वो आर्टिफिशियल था। हम लोग तो जैसे कोई केमिस्ट्री लैब में सब्जेक्ट की तरह थे, ऑब्जेक्ट की तरह थे। ठीक है, अब आती है बात कि मार्केट, आज मैं अपनी मेहनत की कमाई मार्केट में इन्वेस्ट करती हूँ, ये जो उतार चढ़ाव है ये सब कठपुतली का खेल है, ये मैनमेड है। जब उनको लगता है कि पैसा डलवाना है, आज मैं सोच रही थी सेंसेक्स गिरा है, पैसे डाल दो फिर सेंसेक्स उठ जाएगा, आप साइकिल समझ रहे हैं। जब सब कुछ ही वो मैनमेड हो रहा है, तो पहला इंटरनेशनल कोर्ट्स कहाँ हैं, UN कहाँ है, और ये UN तब क्यों जाग जाता है जब हम पाकिस्तान पे रिटेलिएट करते हैं, पाकिस्तान आतंकवादी हमला करता है, हम रिटेलिएट करते हैं, तब इंटरनेशनल कोर्ट्स में ये हो जाता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। हम भारत के सिर पर तो UN बैठा है और इंटरनेशनल कोर्ट बैठा है, और ये पावरफुल लोगों के नहीं बैठा, तो क्या अभी भारत पावरफुल नहीं हुआ है? देखिए एक्चुअली क्या है कि 2 चीज़ें आपने मुझसे पूछा। जो पहली बात आपने पूछी कोविड वाली, वो एक थियरी है कि मैन मेड क्राइसिस थी, एक डिजास्टर था। जैसे जो बातें निकल के आई थी कि चाइना के एक शहर से शुरू हुआ, लेकिन फिलहाल लोग अभी अब तो सर चाइना से भी आ गया कि अमेरिका का पूरा नहीं, ये थियरी टाइप का लोग बता रहे हैं कि बिल गेट्स एक ऐसा, जब से उसका एप्स्टीन फाइल में नाम आया, उसकी पत्नी ने भी बताया कि उन्होंने उसको कुछ दवाइयाँ दी थी जिससे मैंने तमाम तरह की चीज़ें थी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ ना हो जाए। तो ये बहुत सारी थियरीज आ रही हैं, कोई सच्चाई है या नहीं इस पर मैं कोई एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, और दूसरी बात कि ये पूरी तरह से सिद्ध नहीं हुआ, पहली बात। दूसरी बात जो आपने पूछी, दूसरी क्या बात थी आपकी मैडम? कि यही मतलब अमेरिका भारत के ऊपर बात आती है तो इंटरनेशनल कोर्ट सिर पे आ जाते हैं, वैसे कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। देखिए ये हमारी जो ईरान पे अटैक हो गया, ये जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है, जो हमारी कूटनीति है, कहीं ना कहीं कमजोर है। 2 चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ। पहला तो ये इराक वाले जो एग्जाम्पल है वो अपने आप में गड़बड़ है, क्योंकि 1991 में कुवैत पर सद्दाम हुसैन ने अटैक किया था, और किस लिए किया था? उनको जो ग्रीड थी वो तेल की थी। तो वो मसला पूरा का पूरा एक एग्रेशन का था, एक देश को की सॉवरेनिटी को कब्जा करने का था। वो 91 में जो अटैक किया था उन्होंने, अमेरिका ने साथ दिया था, कुवैत को बचाया था। फिर 2003 में उसने वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का आरोप लगाया उनके ऊपर और उनको मार के खत्म किया।
बाद में पता चला कि नहीं निकला, जो भी था। लेकिन सद्दाम हुसैन का मसला पूरा अलग मसला था ईरान से। दूसरी बात जो मैं बता रहा हूँ कि जो बातें बताई जा रही हैं कि देखिए, मैं मान लीजिए मैं लेबर हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे साथ आके आप बैठ के खाइए, इससे कोई फ़ायदा नहीं है मुझे। मैं नहीं चाहता हूँ कोई अमीर आदमी मेरे साथ बैठे। मैं ये चाहता हूँ कि डिग्निटी, मैं जाऊँ ही क्यों गल्फ में, मालूम है 25,000 30,000 मैं भी गया हूँ गल्फ। मैंने सरजा जाइए आप, जैसे लगता है कि लेबरर्स का एयरपोर्ट है। दुबई जाइए आप जाइए, कहीं भी जाइए, उधर जो जितने भी बड़े, अबू धाबी जाइए आप, इतने बच्चे जाते हैं 25-30,000, पता करिए 40,000, 25,000 से 30,000 40,000, वो अपने देश में नौकरी नहीं कर पा रहे। कम सर्व की बात है। प्रधानमंत्री को तो सोचना चाहिए कि क्यों जा रहे हैं 25,000 काम के लिए। भारत इतना बड़ा देश है, इसी देश के केरल के लोग सारे व्हाइट कॉलर जॉब करते हैं वहाँ पे। जब बूम आई थी ना वहाँ पे पेट्रोल की गल्फ कंट्रीज में, सारे इवन यूएई को बनाने वाले सारे मलयाली हैं। जो 35 लाख लोग रहते हैं यूएई में, उसका आधा से आधा ज्यादा सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बड़े बड़े आर्किटेक्ट, बिजनेसमैन। लुलु माल का मालिक यूसुफ, उसने बड़ा एम्पायर खड़ा कर रखा है। तो यहाँ के लोग, उत्तर के लोग, प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आती है कि वहाँ जाकर खाना खा रहे हैं? वहाँ खाने की जरूरत है आपको, खाना देने की जरूरत है। पहली बात। दूसरी बात जो अमेरिका से जब गए होंगे तो मनमोहन सिंह की सरकार, दूसरी बात सुनिए मैडम, अब जाके वो सिस्टम हो रहा है कि यहाँ लॉजिस्टिक्स आए, यहाँ पर कल या परसों वो सबसे लंबे सर्विंग प्राइम मिनिस्टर हो गए मैडम अदिति जी। दूसरी बात, जिस तरह से ब्लैकमेल हो रहा है अमेरिका से, बताइए क्या 11 साल में ये सब कुछ बदल जाना चाहिए था और 70 साल में कुछ नहीं बदलना चाहिए? क्या कर रहे हैं वो, क्यों नहीं बदल रहे हैं? 10 साल में ही तो बड़ा समय है ना ये। दूसरी बात, जिस तरह से अमेरिका ब्लैकमेल कर रहा है भारत को, एक उद्योगपति को लेकर उसके खिलाफ FIR हुआ कि उसने तमाम तरह की गड़बड़ियां की हैं। न्यूयॉर्क की साउथ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट की कोर्ट में अडानी के खिलाफ मुकदमा हुआ। एप्स्टीन फाइल में कुछ लोगों का नाम आया। भारत सरकार ने कितना उस पर चर्चा की पार्लियामेंट में, और जिस तरह की टैरिफ लगाई, 50% टैरिफ लगाया, फिर उसको 25% किया, फिर उसको 17% किया। अमेरिका भारत का कितना टैरिफ रहा है? अमेरिका में 50 लाख इंडियन है, क्या आप उनके हितों को भूल जाएंगे? क्या उसकी नहीं करेंगे? नहीं, आप अमेरिका को 18,000 लोगों को 18,000 लोगों को बंधक बना के भेजा है। अभी सरकार ने मुंह नहीं खोला। अभी 18,000 लोगों को हथकड़ी पहना के भेजा। अभी अमेरिका में जो लोग जिनको ग्रीन कार्ड है ना, वो भी डरे हुए रह रहे हैं। जो गलत करेंगे अमेरिका, क्या गलत कर रहे थे बताएं? अमेरिका ने तो पूरे विश्व को एक बंधक बना रखा है पूरे। ये सिर्फ भारत के साथ। तो इसका मतलब है कि भारत जाके उसके पैर पे नहीं पड़ेगा। मेरा आखिरी राउंड चल रहा है। इतना टैरिफ लगाया है, मुंह नहीं खोल पा रहे थे। उसी को जय जयकार कर रही थी मीडिया। कोई ऐसा सगा नहीं जिसको ट्रम्प ने, अरे उसको छोड़िए, ये कोई थ्योरी हुई सर, ये कोई बात हुई कि ये सगा नहीं? संदीप जी, एक आखिरी सवाल, ये कोई डिफेंस हुआ? ठीक, एक आखिरी सवाल, क्योंकि मेरे को वाइंड अप करना है प्लीज। ये जैसे थ्योरी की बात कर रहे हैं, एक थ्योरी ये चल रही है कि अब तो वेदर मॉडिफिकेशन भी हो रहा है। वो फ्लाइट जेट्स आते हैं और वो कुछ किसी भी तरह का केमिकल निकालते हैं, सूरज की रोशनी को रोकते हैं और उसके बाद टेम्परेचर लो करेंगे। बिल्कुल। तो अब ये इसके बारे में कोई लोगों के अंदर ही बात आ गई कि टेम्परेचर जो अभी नहीं होना चाहिए था वैसा नहीं है, ठंड भी है, बारिश आती है। लखनऊ में कल एसिड बारिश जैसी चर्चाएं हुई, ये क्या है सर? और अगर है तो इसका खुलासा कौन करेगा, कौन रोकेगा, कौन सवाल उठाएगा सर? और ये सच भी है या नहीं है? हाँ, ये सच भी कि है। बिल गेट्स का नाम आ रहा है कि वो एक्सपेरिमेंट इंडिया पे कर रहे हैं। सच भी है या नहीं, एक्सपेरिमेंट है, थोड़ा कंसर्न का माहौल है, सीरियस। इस पे अप्रूवल किसने दी भारत देश में? हाँ, अगर है तो इसका खुलासा कौन करेगा सर? होता ये है जैसे कि संदीप जी कहते हैं कि क्वेश्चन करें, तो मैं क्वेश्चन कर रही हूँ सर। डेफिनेटली साइंटिफिक क्वेश्चन हमेशा देखो, जैसे ओजोन लेयर की वजह से ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है। ग्लेशियर्स रिट्रीट कर रहे हैं। दुनिया में समुद्र का एवरेज टेम्परेचर 1.1% बढ़ रहा है। अभी सिल्वर आयोडाइड स्प्रे किया, क्लियरेंस किसने दी? देखिए, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, और दूसरा एजेंसी इन्वॉल्व जो है NPL है, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, और NCL नेशनल केमिकल लेबोरेटरी। बड़े बड़े साइंटिस्ट बैठे हैं, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूँ कि NPL NCL में और IMED में जो साइंटिस्ट बैठे हैं बहुत जिम्मेदार हैं। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन करने नहीं देंगे। साइड इफेक्ट्स को पहले से ही टूल देकर स्टडी कर लिया गया है। अब क्या ये सक्सेसफुल होगा, ये स्प्रेइंग वगैरह, इसके बारे में जरा मुझे भी यकीन नहीं है। वो पिछले साल तो हुआ भी नहीं, गुड़गांव में इस तरह की कोशिश की गई थी जो हुआ वो तो दिल्ली सरकार ने की थी, दिल्ली में रेंज बनाने की। ओजोन ये लेयर अलग की मुद्दा बात है, 1990 के दशक में ही वर्ल्ड
यूनाइटेड नेशंस ने वर्ल्ड ओजोन डे डिक्लेयर किया था। 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन दिवस मनाया जाता है। ये 1990 के से ही इस तरह का चल रहा है। पर्यावरण की जो समस्या है, जो पर्यावरण संकट है, इट इज़ फॉर रियल। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ऑस्ट्रेलिया में 1990 के दशक में ही लोगों को फुल स्लीव कपड़े पहनने के लिए कहा गया था क्योंकि वहाँ पे CFC गैसेस का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट था एंड ग्लोबली वो बढ़ा है। व्हाट ट्रम्प हैज़ डन, इसने तो पूरे पर्यावरण के जितने भी कंसर्न थे बोला ये तो कुछ है ही नहीं। उसने सारे नियम कानून को ताके पे रख दिया है और सिर्फ अपने बिजनेस और इंटरेस्ट की बात संदीप जी के चेहरे से नजर आ रहा है वो कह रहे हैं कि बाकी सब छोड़ो, पहले यमुना तो साफ करा लो। नहीं, खाली यमुना नहीं है। सबसे खराब स्थिति में भारत है। जिस शहर में हम लोग बैठे हैं, देखिए ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम इस शहर में बैठे हैं, हम सभी एंटी एलर्जी खाते हैं रात को। मैं भी खाता हूँ, आप भी खाते हैं, भले ना बताएं हम, लेकिन सभी खा रहे हैं, बच्चे खा रहे हैं। सबसे बड़ी क्राइसिस में तो भारत है और भारत को कम से कम अपनी चीज़ों से आप ना दुनिया का पोल्यूशन का मैप देखिए। आप जब देखेंगे ना तो आपकी आंख लाल हो जाएगी। भारत में जितने लाल स्पॉट्स हैं और गीता गोपीनाथन ने अभी वो हार्वर्ड में पढ़ाती हैं, अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने कहा कि जिस देश में पोल्यूशन से इतनी मौतें होती हों वो विश्वगुरु तो कभी नहीं बनेगा। तो जाहिर तौर पे पर्यावरण पे एक्सपेरिमेंट ये डिग्रेड ही करता है और ये पब्लिक से कंसल्ट करके और तमाम तरीके से पूछ के, तो पर्यावरण से खिलवाड़ जब जब किया जाता है तो फिर पर्यावरण उसको रिएक्ट करता है। दूसरी बड़ी बात है कि हमने आज खुलकर बात करी कि अभी 25वें दिन क्या चल रहा है, ट्रंप ने क्या कहा, ईरान ने क्या कहा। देखिए ये कहना तो मुश्किल है कि आगे वॉर किस दिशा में जाएगी, लेकिन ये बात तय है कि बातचीत के थोड़े ही सही लेकिन रास्ते खुले हैं। अब ट्रंप के ये दावे कि हम 48 घंटे में पावर प्लांट्स पे अटैक करेंगे और फिर ये दावा कि हम 5 दिन के लिए वॉर रोक देंगे, इसकी वजह 2-3 हो सकती है। पहला ये कि ट्रंप किसी और बड़ी तैयारी में हो, दूसरा ये कि ट्रंप को लग रहा है कि ये अमेरिका के फाइनेंशियल इकोनॉमी के लिए ये वॉर बहुत महंगी पड़ चुकी है, इसलिए डायलॉग करना पड़ेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट ये बात है कि जो वैश्विक जो लीडर्स हैं उनका एक बड़ा प्रेशर हो चुका है, या फिर खुद सीनेट का और अमेरिका के जो वोटर्स हैं उनका प्रेशर ट्रंप पे आ चुका है। फ्राइडे तक ये तमाम स्थिति क्लियर होगी। हम अगली बार फिर आपसे मुलाकात करेंगे और बताएंगे कि अब आगे क्या होगा। तब तक के लिए फील द थ्रिल देखिए, बने रहिए और आपके जो सवाल हैं वो मुझे ज़रूर भेजिए। आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।